हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ते हैं भारत का भूगोल। क्योंकि शाम के समय रोजाना अपन भारत का भूगोल पढ़ते हैं और भारत के भूगोल में अपन ने भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अपन ने भारत की भौगोलिक स्थिति पढ़ी। भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन किया। विश्व के मानचित्र पर, ग्लोब पर और एशिया महाद्वीप में, तीनों में भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, इसका विस्तार कितना है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, राज्य सीमाएं किस प्रकार से विस्तृत है, इसका दक्षिणी भाग महासागरों से किस प्रकार से घिरा हुआ है, ये सब चीजें भारत की भौगोलिक स्थिति में अपन ने विस्तार से अध्ययन कर लिया है। आपने नहीं पढ़ा हो तो उन वीडियो को देख करके और नोट कर लेना। और इसके बाद में अपन ने पढ़ा है भारत के भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेश। भारत यानी कि धरातलीय स्थलाकृति एवं धरातल की संरचना के आधार पर संपूर्ण भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो 5 भागों में बांट करके मैंने उनका वर्गीकरण कर दिया है। उनमें से एक भौतिक प्रदेश जो हिमालय प्रदेश के रूप में जाना जाता है, हिमालय प्रदेश, हिमालय प्रदेश को अपन ने पढ़ लिया है। और हिमालय प्रदेश को भी अपन ने मुख्य रूप से 3 भागों में बांट करके अध्ययन किया। कौन कौन से? महा हिमालय के रूप में, लघु हिमालय के रूप में, शिवालिका पर्वत श्रेणियों के रूप में, और चौथे नंबर से अपन ने ट्रांस हिमालय के रूप में पढ़ा। और दूसरे प्रकार से वर्गीकरण किया हिमालय प्रदेश का, प्रादेशिक वर्गीकरण, जो पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया कि हिमालय प्रदेश को प्रादेशिक आधार पर या नदियों के आधार पर किस प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। तो उनके आधार पर भी मैंने वर्गीकरण करके और बता रखा है, उनको अच्छी तरह से समझते हुए अध्ययन करते हैं। चलो ठीक है, आज अपन आगे इससे आगे पढ़ते हैं। तो ये भारत का भूगोल यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी और रेलवे के सारे कंपटीशनों के लिए लाभदायक है। जो भी बच्चे इनकी तैयारी कर रहे हैं तो इनको अच्छी तरह से समझते हुए नोट्स बना लें, एक एक चीज को डायग्राम से समझें। मेरे साथ एक एक चीज को पढ़ते रहें और डायग्राम से मैं समझाता चलता हूँ। कोई भी समस्या आती है कमेंट्स में लिख दें, मैं भी पढ़ता रहता हूँ। पहले इस प्रकार की समस्या आती थी, आवाज संबंधी समस्या आती थी, अब धीरे धीरे इनमें सुधार करते जा रहे हैं। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ, आप चिंता न करें। बोर्ड में जो चीजें दिखाई नहीं देती है अभी उस वैसे दिखाई देने लग गई होगी। अगर मान लो कोई चीज दिखाई नहीं देती है तो उसको थोड़ा जूम कर लिया करो, ठीक है, तो अच्छी तरह से समझने में आ जाती है। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो अपन पढ़ेंगे हिमालय प्रदेश के बाद में दूसरा भौतिक प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान के बारे में पढ़ेंगे। भारत का मानचित्र बनाता हूं और उसमें आप देखना कि भारत का विशाल मैदान कहां पर है।
तो ये हिमालय प्रदेश और यहाँ पर है उत्तर का विशाल मैदान। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उत्तर का विशाल मैदान। इस उत्तर का विशाल मैदान को दो प्रकार से वर्गीकरण करेंगे। एक तो प्रादेशिक आधार पर और दूसरा करेंगे ऊंचा वृक्ष के आधार पर। ऊंचा वृक्ष का मतलब स्थलाकृतियों के आधार पर, किस प्रकार की स्थलाकृतियां बनी हुई है, उनमें भिन्नता क्या है, उसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। और प्रादेशिक आधार पर कौन कौन से राज्यों में इसका विस्तार है, इसके आधार पर। चलो इसके पहले मैं बता दूं कि उत्तर के विशाल मैदान को किस नाम से जाना जाता है, इसका नामकरण इसको भारत का विशाल मैदान के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ, इसका निर्माण नदियों के द्वारा तलछट जमा से हुआ। ये ध्यान रखो। इसको भारत का विशाल मैदान भी कहा जाता है। इसका निर्माण नदियों के द्वारा तलछट से माना जाता है। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार इसका निर्माण किस प्रकार से मानते हैं, देखो भूगर्भ शास्त्रियों का क्या मानना है कि जब हिमालय प्रदेश की रचना हुई, हिमालय प्रदेश के स्थान पर टेथिस भूसन्नति थी पहले, टेथिस भूसन्नति, और उस टेथिस भूसन्नति के उत्तर की ओर अंगारा लैंड और दक्षिण की ओर गोंडवाना लैंड, दो दृढ़ भूखंड थे। दोनों तरफ से लंबे समय तक आने वाली नदियों के द्वारा उसमें तलछट जमा करते रहे। तलछट का मतलब कंकड़ पत्थर अपने साथ में लाए हुए अपरदनात्मक पदार्थ, जिनको तलछट के नाम से जाना जाता है। लंबे समय तक जमा करने से उसकी तली में उस तलछट का दबाव पड़ा और उस तीव्र दबाव से और संपीड़न बल के द्वारा वे दोनों आंध्र प्रदेश एक दूसरे के समीप आए और उसके संपीड़न बल से तीव्र गति से हिमालय प्रदेश की रचना हुई, जो कि नवीन वलित पर्वत के रूप में इसका निर्माण हुआ। और इस प्रकार से।
क्षैतिज भूसन्नति के रूप में इधर से आने वाली नदियां और इधर से आने वाली नदियां, और इन दोनों के समीप आने पर एक तरह से इस प्रकार से तीव्र मोड़दार पर्वत की रचना हुई, जिसको हिमालय के रूप में जाना जाता है। अब कोई भी भूभाग एकदम ऊपर की ओर उठता है तो उसके समीप वाला भाग गर्त बन जाता है, गहरा गर्त बन जाता है खाई के रूप में। अब इस प्रकार के हिमालय के जस्ट समीप शिवालिका के पास गहरा जो गर्त है, उस गर्त में हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा तलछट जमा करने से जो मैदान बना है उसको विशाल मैदान के नाम से या भारत के उत्तर का मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हिमालय के उत्पत्ति से दक्षिण में बने गहरे गर्त में नदियों द्वारा तलछट जमा से बना। और समझ लो, भूगर्भ शास्त्रियों का इस प्रकार से मानना है कि हिमालय प्रदेश की उत्पत्ति के समय जब हिमालय प्रदेश के दक्षिण में गहरे गर्त बन गए, तो उस गहरे गर्त में अब कोई भी नदी पहाड़ी क्षेत्र से उतर कर आएगी और जहां से समतल मैदान में प्रवेश करेगी, वहां पर गहरे गर्त बन जाए तो अपने साथ में लाए हुए अपरदनात्मक कंकड़ पत्थरों को कहां जमा करेगी? उसी गहरे गर्त में। तो उसी उत्पत्ति से दक्षिण में बने गहरे गर्त में नदियों द्वारा तलछट जमा से बना है क्या? मैदान। ठीक है, जैसे मान लो ये हिमालय प्रदेश है, यहाँ पर ये हिमालय प्रदेश है और हिमालय प्रदेश के दक्षिण में यहाँ पर हिमालय बनने से ये वाला भाग गहरा गर्त बन गया, गहरा गर्त बन गया। इधर से निकलने वाली नदियों के द्वारा अपने साथ में लाए गए तलछट को इस गहरे गर्त में जमा करना पड़ेगा। अब जब ये परिपूर्ण रूप से भर जाएगा तो समतल मैदान की रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार से बताया है कि इस गहरे गर्त में नदियों के द्वारा तलछट जमा करने से जो मैदान बना है उसको हिमालय उसको विशाल मैदान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे समझ में। और दूसरी अगली विशेषता क्या है? इसमें सिंध, यमुना, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों का तलछट है।
सिंध, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र की सहायक ये मुख्य नदियां और इनकी सहायक नदियों के द्वारा निरंतर इस गर्त में तलछट जमा करने से इस प्रकार से ये मैदान का रूप माना जाता है। और दूसरी विशेषता क्या है कि इसमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है। नदियों के द्वारा जो जमा जलोढ़ मृदा का मैदान है ये, और भारत का सबसे विशाल मैदान है, इसलिए कृषि उत्पादन की पूर्ण अनुकूल दशाओं का विकास हुआ है। इसलिए कृषि विकास की पूर्ण अनुकूल दशाएं है। ठीक है, कृषि विकास की पूर्ण अनुकूल दशाएं इसमें विकसित है। पूर्ण अनुकूल दशाएं यानी कि जलवायु, तापमान, वर्षा वितरण और मिट्टी की बनावट, ये अनुकूल दशाएं होती हैं। ये पूर्ण अनुकूल दशाएं यहाँ पर पाई जाती है, और इसी के कारण आज संपूर्ण भारत एक कृषि प्रधान देश है। सबसे अधिक कृषि इसी मैदानी प्रदेश में होता है, नोट कर लो। यहाँ पर लिख देता हूं, ये 7वां नंबर भारत के विशाल मैदान के कारण कृषि प्रधान देश है। क्या कारण है? एक तो भारत का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र है, दूसरी बात है इसमें कृषि विकास की अनुकूल दशाएं पाई जाती है, और तीसरा कारण है कि यहाँ पर सर्वाधिक कृषि उत्पादन होता है और कृषि कार्य करने वाली जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, यहाँ सर्वाधिक कृषि कार्य करने वाली जनसंख्या एवं सर्वाधिक कृषि उत्पादन होता है। ये 3 कारण है जिसके कारण विशाल भारत का विशाल मैदान कृषि प्रधान, अपना भारत कृषि प्रधान देश कहलाता है। क्या कारण है? एक तो कृषि विकास की अनुकूल दशाएं पाई जाती है, दूसरा यहाँ पर सर्वाधिक कृषि उत्पादन होता है,
संपूर्ण भारत का औसत रूप में सर्वाधिक कृषि उत्पादन होता है, खाद्यान्न, और यहाँ सर्वाधिक कृषि कार्य करने वाली जनसंख्या मिलती है। इसी कारण भारत आज विश्व में कृषि प्रधान देश है। ठीक है, तो इससे संबंधित यूपीएससी सहित में क्वेश्चन बन करके आ जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश है, इसका कारण नहीं है। और इस प्रकार के अपने विचारात्मक रूप में 3-4 ऑप्शन देता है, जिनमें से इसी प्रकार से है कृषि विकास की पूर्ण अनुकूल दशाएं होने के कारण, कृषि विशाल मैदान, सर्वाधिक कृषि कार्य करने वाले, और इनमें से एक इस प्रकार से दे देता है कि भारतीय मानसून से संबंधित और सारे अनुकूल दशाएं मिलती है, तो उनमें से वह समझ करके और में उसका आंसर देना रहता है। थोड़ी सी मिस्टेक होते ही उसका आंसर बन जाता है। ठीक, तो इसके किस प्रकार से क्वेश्चन बन करके आते हैं वह मैं ये चैप्टर खत्म होने के बाद में क्वेश्चन बना के बताऊंगा आपको। तो ये थी हिमालय प्रदेश की विशेषताएं। अब हिमालय प्रदेश को का वर्गीकरण करते हैं, प्रादेशिक आधार पर किया और उच्चावच के आधार पर किया। तो प्रादेशिक आधार पर हिमालय प्रदेश का जो वर्गीकरण किया है, यहां लिख देता हूं। पहला नंबर प्रादेशिक आधार पर मैदान का वर्गीकरण। ठीक है, इस प्रकार से प्रादेशिक आधार पर भारत के विशाल मैदान का वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहला है राजस्थान का मैदान, दूसरा है पंजाब हरियाणा का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान। तीसरा है गंगा का मैदान। इस गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा है। गंगा का उच्च मैदान, मध्य मैदान और निम्न मैदान। ऐसी बारीक चीजें यूपीएससी में पूछी जाती है हमेशा। और चौथे नंबर का जो इसका वर्गीकरण है वह है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान जिसको उच्च गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान के नाम से जाना जाता है। और चौथे नंबर का है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो राजस्थान का जो मैदान है, यानी कि इस भारत के विशाल मैदान का विस्तार अपने राजस्थान में भी है। तो कौन कौन से जिलों में है
और कौन कौन सी नदियों के द्वारा बना है, तो ये बंगाल की खाड़ी वाली जो अफवाह तंत्र है उसके द्वारा गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियों के द्वारा राजस्थान में भी ये इस मैदान का विस्तार मिलता है। तो गंगानगर, ये गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये वाला जो क्षेत्र है ये राजस्थान का विशाल मैदान का पार्ट है, जो कि भारत में भी, राजस्थान में भी भारत के विशाल मैदान का विस्तार मिलता है। और गंगा और सिंधु नदी के जो सहायक नदियां हैं उसके द्वारा ये बना हुआ है। पंजाब हरियाणा का जो मैदानी क्षेत्र है ये गंगा, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा ये बना हुआ है। सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी है, वैसे विस्तार से तो मैं भारत के जब अफवाह तंत्र पढ़ेंगे उसमें विस्तार से एक एक करके मैं समझाऊंगा, परंतु केवल अपने को ये चीज क्लियर करना है कि पंजाब हरियाणा का जो मैदान है वह कौन कौन सी नदियों के अफवाह तंत्र से बना है। और अफवाह तंत्र क्या होता है, कोई भी नदी इस प्रकार से अपने उद्गम से चलती है तो इसमें इधर से चलने वाली नदी, इधर से चलने वाली नदी, इसमें एक छोटी नदी है, इसमें ये नदी, ये सहायक नदियां इस प्रकार से मिल जाती है। तो इस प्रकार से एक ये अफवाह तंत्र बन गया। इस अफवाह तंत्र के द्वारा जमा करने से जो मिट्टी के निक्षेप से मैदान बनता है उसको इस विशाल मैदान के बारे में बताया। तो पंजाब हरियाणा के स्थान पर सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, इसमें सतलज, रावी, व्यास, चेनाब व झेलम इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और पंजाब हरियाणा का जो ये मैदानी क्षेत्र है इसका कुछ पार्ट पश्चिम की ओर इसमें पाकिस्तान में भी इसका विस्तार मिलता है, परंतु अपने को केवल भारत का पढ़ रहे हैं। गंगा का मैदान उच्च मैदान के रूप में, मध्यम मैदान के रूप में और निम्न मैदान के रूप में। ये उच्च मध्यम निम्न क्या है, ये समुद्र तल से ऊंचाई के अनुसार बढ़ता जाता है। जो जो कम होते जाते हैं वैसे वैसे नदियों का बहाव कम होता जाता है। ठीक है, तो उत्तराखंड भारत के ये गंगा एवं इसकी सहायक
नदियों द्वारा। अब गंगा की सैकड़ों नदियां हैं जो कि सहायक नदी के रूप में बहती है और इसके आसपास के क्षेत्र को जमा करके समतल बना देती है, परंतु समतल बनाती है परंतु ये समुद्र तल से ऊंचाई के अनुसार इसको 3 भागों में बांट करके अध्ययन किया है। जो ऊंचा स्थान है उसको उच्च, जो मध्यम है वह मध्य, और जो निम्न स्तर का है उसको निम्न मैदान के रूप में बताया है। तो ऐसी चीजें भी एक तरह से, इन चीजों पर ज्यादातर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और क्वेश्चन वहीं से पूछ लेता है जहां पर अपना ध्यान नहीं जाता है या फिर इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसी चीजों को कौन पूछेगा? तो उच्च मैदानी प्रदेश, मध्यम मैदानी प्रदेश और निम्न मैदानी प्रदेश। ये उच्च मैदान प्रदेश है वो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में मिलता है। उत्तराखंड और यूपी में। और मध्यम वाला, मध्यम वाला जो मध्यम वाला है वह उत्तर प्रदेश और बिहार में। और निम्न वाला ये पश्चिमी बंगाल, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा।